आर्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अपन पढ़ रहे थे कि जीव जगत के अंदर कौन कौन से फाइलम होते हैं, यानी कौन कौन से संघ होते हैं, इनके बारे में अपन स्टडी कर रहे थे। अपन ने टोटल जो संघ पढ़ लिए थे उनके नाम है। सबसे पहले अपन ने प्रोटोजोआ, उसके बाद में पोरीफेरा, उसके बाद में सिलेंट्रेटा, ओटिनोफोरा तक अपन ने कर लिया था। आज अपन नेक्स्ट संघ पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस को अपन पढ़ने जा रहे हैं कि क्या करेक्टर होता है इस संघ के एनिमल्स के अंदर। प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटी का मतलब क्या होता है? प्लेट लाइक, या अपन बोल सकते हैं प्लेट जो होती है वो चपटी होती है, ठीक है। और यही वजह है कि इस संघ के प्राणियों को बोला जाता है चपटे कर्मी। क्या बोला जाता है इनको? चपटे कर्मी। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास में आता है कि इस संघ के प्राणियों को चपटे कर्मी कहा जाता है। इस संघ के प्राणियों को क्या कहा जाता है? चपटे कर्मी कहा जाता है। इसके अलावा अपन नेक्स्ट पॉइंट अपन देखेंगे कि यहाँ पर संगठन किस प्रकार का पाया जाता है। संगठन का मतलब है कि इनकी जो बॉडी होती है वो किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पर पाया जाएगा अंग तंत्र। संगठन की बात करें तो यहाँ पर कौन सा पाया जाएगा? अंग तंत्र। अपन ने पढ़े थे एक कोशिकीय संगठन, बहुकोशिकीय संगठन, अंग तंत्र, और अपन ने पढ़ा था एक उत्तक तंत्र। ओके, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करें तो यहाँ पर कौन सा संगठन आपको देखने को मिलेगा? अंग तंत्र। इसके बाद में अपन बात करें यहाँ पर समिति की, और समिति यहाँ पर कौन सी होगी? द्विपार्श्विक समिति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। द्विपार्श्विक समिति का मतलब होता है कि एक ही अक्ष ऐसा होगा जिससे काटने पर आपको जो एनिमल है वो दो इक्वल पार्ट के अंदर देखने को मिलेगा, यानी दो बराबर भागों में उसको अपन विभाजित कर पाते हैं। केवल एक अक्ष ऐसा होगा। इस टाइप की समिति को अपन बोलेंगे द्विपार्श्विक समिति। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके स्तर, यानी भ्रूणीय अवस्था में कौन कौन से स्तर होते हैं। तो ये जो एनिमल होंगे वो किस प्रकार के होंगे? डिप्लोब्लास्टिक, ये डिप्लोब्लास्टिक हो सकते हैं या फिर हो सकते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक या अपन बोल सकते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी या तो इनके अंदर केवल दो स्तर पाए जाएंगे यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म, या इनके अंदर तीन भी स्तर पाए जा सकते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो इस प्रकार को अपन बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी द्विस्तरीय या फिर अपन बोल सकते हैं त्रिस्तरीय ये प्राणी होते हैं। फिर अपन बात करते हैं इनके अंदर देह गुहा की। तो देह गुहा जो होते हैं वो इनके अंदर अब्सेंट होते हैं, इसलिए अपन इनको बोलेंगे अगुहीय। देह गुहा इनके अंदर कंप्लीटली एब्सेंट होती है, इसलिए अपन इनको क्या बोलेंगे? अगुहीय एनिमल बोलेंगे। इसके बाद में अपन बात करेंगे यहाँ पर खंडी भवन होता है या नहीं होता। तो खंडी भवन की बात करेंगे तो ये एनिमल होते हैं कूट खंडित। ये एनिमल आपको देखने को मिलेंगे कूट खंडित, यानी कि इनके अंदर जो वास्तविक खंडी भवन है वो देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर से अगर अपन देखेंगे तो ये पता चलेगा कि इनके अंदर खंडी भवन हो रहा है, लेकिन वास्तव में इसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करने पर अपन को ये पता चलेगा कि इनके अंदर वास्तविक खंडी भवन है वो कंप्लीटली अब्सेंट है। आगे अपन बात करते हैं किस प्रकार के होते हैं, कुछ और को अपन देखेंगे। तो ये तो बेसिक जानकारी हो गई इनके बारे में। देखो, इस संघ के जो प्राणी होते हैं वो मोस्टली होते हैं अंतःपरजीवी, और अंतःपरजीवी का मतलब क्या होता है? वो किसी दूसरे जानवर या फिर जंतु के अंदर वो अंदर की तरफ रखकर अपना पोषण है वो प्राप्त करते हैं। अब पोषण को प्राप्त करने के लिए क्या होनी चाहिए? पहली बात, जंतु से चिपकने के लिए क्या चाहिए? उसको कोई चुस्कांग चाहिए जो भोजन को अंतःग्रहण करने के लिए, हुक चाहिए ताकि वो किसी भी एनिमल के साथ में अटैच हो सके यानी चिपक सके। तो हुक और यहाँ पर इसके अंदर चुस्कांग है वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि ये कैसे होते हैं। सामान्यतः ये है
यह अंतः परजीवी होते हैं। सामान्यतः यह अंतः परजीवी होते हैं जिनमें अंकुश, अंकुश यानी हुक, जिनमें अंकुश यानी हुक व चूसकांक पाए जाते हैं। अब दो चीजें अपन ने देखी, एक तो अंकुश और दूसरा चूसकांक। अंकुश का मतलब क्या होता है, ये क्या काम करते हैं, दूसरे जंतु से चिपकने में सहायता, क्या काम करेंगे, दूसरे जंतु से चिपकने में सहायता करते हैं। और चूसकांक का मतलब क्या होता है, ये पोषण ग्रहण करने में, इनका काम क्या होता है, पोषण को ग्रहण करने में ये हेल्प करते हैं। ओके, तो अंतः परजीवी है, इसलिए ये दूसरे जीवों से अपना भोजन है वो प्राप्त करेंगे। इसके बाद में एक इंपोर्टेंट पॉइंट अपन लिखने जा रहे हैं कि इनकी जो आहार नाल होती है, एलिमेंट्री केनाल, इनकी जो आहार नाल है वो क्या होती है, अपूर्ण होती है, यानी वो कंप्लीट नहीं होती है। आहार नाल है वो इनकी कंप्लीट नहीं होती है, इसलिए अपन लिखेंगे आहार नाल कैसे होती है, अपूर्ण। आगे अपन बात करेंगे इनका जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है, रेस्पिरेशन होता है वो इनकी सतह से होता है। श्वसन है वो सतह से होता है। कौन सी विधि के द्वारा, सरल विसरण विधि के द्वारा, सरल विसरण विधि के द्वारा इनके अंदर आपको श्वसन की प्रक्रिया है वो देखने को मिलेगी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसके अंदर श्वसन है वो किसके थ्रू होता है। इसके बाद अपन बात करेंगे इनके अंदर उत्सर्जन, और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है पीएमटी में भी आता है और जेट में भी इसका क्वेश्चन आ जाता है। ओके, तो यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर जो उत्सर्जी अंग है उनका नाम क्या है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। उत्सर्जन कौन कौन से होते हैं, उत्सर्जन अंग का नाम आया तो यहाँ पर आएगी आपकी ज्वाला कोशिकाएं, ज्वाला कोशिकाएं, इनको अपन बोल सकते हैं फ्लेम सेल्स, फ्लेम कोशिकाएं भी अपन बोल सकते हैं इनको। या एक और नाम है इनका और वो नाम है सोलेनोसाइट, सोलेनोसाइट भी अपन इनको बोलते हैं। तो तीन नाम है, तीनों आपको याद रखना है, ज्वाला कोशिकाएं, फ्लेम कोशिकाएं और सोलेनोसाइट इस संघ के प्राणियों के उत्सर्जी अंग है वो माने जाते हैं। इसके अलावा यह सभी द्विलिंगी जीव होते हैं, यह सभी द्विलिंगी जीव होते हैं, यानी नर और मादा जो होते हैं वो इनके अंदर अलग अलग नहीं होते हैं। एक ही जीव के अंदर एक ही जो जीव है वो अंडों का भी उत्सर्जन करेगा और वहां पर शुक्राणु का भी उत्सर्जन करेगा। तो सभी जीव कैसे होते हैं, द्विलिंगी प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। इनके अंदर अगर अपन बात करें निषेचन की, तो निषेचन होता है इनके अंदर आंतरिक, तो ये हो गया है इनके अंदर आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन इन जीवों के अंदर पाया जाता है। कुछ और पॉइंट अपन देखेंगे। इसके बाद में अपन देखते हैं कि इसके अंदर परिवर्धन किस प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। परिवर्धन की बात करें तो वो इनके अंदर होगा अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष परिवर्धन का मतलब होता है कि इनके अंदर लार्वा अवस्था जो होता है या लार्वा जो होता है वो उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। अप्रत्यक्ष परिवर्धन का मतलब हो कि इनके अंदर लार्वा अवस्था है, इसके विकास के अंदर वो उपस्थित होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसके एग्जाम्पल अपन देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट अपने पास में फेसियोला हिपेटिका, फेसियोला हिपेटिका या इसको अपन बोल सकते हैं यकृत फ्लू, इसको अपन क्या बोलते हैं, यकृत फ्लू, जो कि एक फेमस एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थेस का। इसके अलावा अपन देखते हैं प्लेनेरिया,
प्लेनेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको अपन कितने भी भागों में अगर इसके छोटे छोटे टुकड़े भी अपन कर देंगे तो भी इससे एक संपूर्ण प्लेनेरिया वापस से बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर पुनरुद्भवन की जो प्रक्रिया होती है, रीजनरेशन की प्रक्रिया होती है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ओके, तो अपन बोल सकते हैं प्लेनेरिया इसका फेमस एग्जाम्पल है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? पुनरुद्भवन। इसके अंदर कौन सी प्रक्रिया पाई जाती है? पुनरुद्भवन की प्रक्रिया है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर कुछ और। एक अपने पास में है टीनिया सोलियम। एक एग्जाम्पल अपने पास टीनिया सोलियम और एक और अपने पास टीनिया सेजिनेटा। देखो टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनेटा, इन दोनों को अपन बोलते हैं फीताकर्मी या फिर टेपवर्म भी अपन बोल सकते हैं। फीताकर्मी और ये अपन बोल सकते हैं टेपवर्म। ये चीज याद रखनी है। अगर अपन बात करें टीनिया सोलियम की तो ये क्या होता है? टीनिया सोलियम की बात करें तो ये है अपने पास सुअर का अंतः परजीवी। ये याद रखना आपको। टीनिया सोलियम क्या है? सुअर का अंतः परजीवी है। और दूसरा अपने पास में है टीनिया सेजिनेटा और ये है गाय का अंतः परजीवी। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है ये लाइंस। टीनिया सोलियम तो क्या होता है? सुअर का अंतः परजीवी और टीनिया सेजिनेटा क्या है? गाय का अंतः परजीवी है। दोनों को मिलाकर अपन बोलते हैं इनको टीनिया को फीताकर्मी या अपन बोल सकते हैं टेपवर्म। इसके अलावा फेसियोला हिपुटिका और प्लेनेरिया, ये भी इसकी फेमस एग्जांपल है जो कि आपको याद रखनी है। इसके साथ में अपना प्लेटीहेल्मिन्थेस जो संघ है वो कंप्लीट। अगला अपने संघ आएगा एस्के हेल्मिन्थेस। एस्के हेल्मिन्थेस या इसका दूसरा नाम है अपने पास निमेटो हेल्मिन्थेस। एस्के हेल्मिन्थेस ये अपन इनको बोल सकते हैं निमेटो हेल्मिन्थेस। इनको निमेटोड भी बोला जाता है। इस संघ के जो प्राणी होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं? निमेटोड बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट अपना यही हो गया, इन्हें निमेटोड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें निमेटोड भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट अपन यहाँ पर पॉइंट देखने जा रहे हैं कि इनका जो संगठन होता है वो कैसा होता है? ऑर्गन सिस्टम या अपन बोल सकते हैं अंग तंत्र। अंग तंत्र क्या हो गया? इसका संगठन हो गया है। अगर अपन बात करें इनकी समिति की तो समिति इनके अंदर कैसी मिलेगी? द्विपार्श्विक समिति आपको देखने को मिलती है। ये जो बेसिक चीजें ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, शुरू में अपन ने जब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट किया था उसी टाइम। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनके अंदर स्तर कौन से होते हैं। स्तर की बात करें तो ये जो एनिमल होंगे वो कैसे होंगे? त्रिस्तरीय आपको देखने को मिलेंगे। कैसे होंगे ये एनिमल? त्रिस्तरीय एनिमल आपको देखने को मिलेंगे, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक। देह गुहा की बात करें तो देह गुहा इसके अंदर क्या होती है? पाई जाती है। इसलिए अपन इनको क्या बोलेंगे? देह गुहा उपस्थित, या अपन इनको बोल सकते हैं सीलोमेट। सीलोमेट भी होते हैं और साथ में ये स्यूडो सीलोमेट भी होते हैं। सीलोमेट ही अपन क्या बोल सकते हैं इनको? स्यूडो सीलोमेट भी यहाँ पर अपन बोल सकते हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं खंडी भवन। खंडी भवन की बात करें तो ये ऑर्गेनिज्म है वो कैसे होते हैं? हमेशा अखंडित आपको देखने को मिलेंगे। इनके अंदर बिल्कुल भी ऐसे पता ही नहीं चल सकता कि इसके खंड कहाँ पर है, कहाँ पर इसका सर है, कहाँ इसका धड़ है, कहाँ कुछ और ऑर्गन है, इसका कुछ भी पता नहीं चलता। यानी ये कैसे होते हैं? अखंडित प्राणी होते हैं। ये चीज़ याद रखनी है। आगे अपन देखते हैं कि यहाँ पर इसके जो भी सदस्य होते हैं ऑलमोस्ट वो कैसे होते हैं? अंतः परजीवी। अधिकांश सदस्य क्या होते हैं इनके? अंतः परजीवी होते हैं।
अधिकांश सदस्य कैसे होंगे, इनके अंतःपरजीवी यानी दूसरे जीवों के अंदर रहकर वो पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया इसकी बेसिक चीजें। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो इसी के कैरेक्टर होते हैं वो भी अपन देखेंगे इसके अंदर। अंतःपरजीवी है, इसका मतलब क्या है कि ये परपोषी की सतह से पोषण भी प्राप्त करेंगे, और पोषण प्राप्त करने के लिए इसके अंदर कुछ संरचना तो होनी चाहिए ना। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस की अपन बात करें तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में अपन ने देखा कि वहाँ पर अंकुश और चुस्कांक पाए जाते हैं, लेकिन एस्केहेल्मिन्थेस के अंदर अंकुश और चुस्कांक तो नहीं पाए जाएंगे, लेकिन इनके अंदर क्या होती है, अति विकसित पेशनी ग्रसनी होती है, यानी पेशीय ग्रसनी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और वो जो ग्रसनी होती है बहुत ज़्यादा विकसित होती है, अति विकसित होती है। तो ये चीज़ अपन देखेंगे यहाँ पर कि इनके अंदर परपोषी की सतह से पोषण प्राप्त करने हेतु परपोषी की सतह से पोषण प्राप्त करने हेतु इनमें एक अति विकसित पेशीय ग्रसनी पाई जाती है। और ये जो है इस संघ का महत्वपूर्ण कैरेक्टर है एक अपने पास में कि इनके अंदर क्या पाई जाती है, अति विकसित पेशीय ग्रसनी है जो पाई जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अच्छा देखो एस्केहेल्मिन्थेस के जो भी प्राणी होते हैं इनका एक और नाम है, वो नाम क्या है इनका, गोलकर्मी। इनको गोलकर्मी भी कहा जाता है। तो गोलकर्मी कहने के पीछे का रीजन क्या है, अगर अपन एस्केरिस वगैरह या फिर इस संघ के प्राणी को अपन काटेंगे तो इसके अनुप्रस्थ काट अपन अगर काटेंगे तो वो गोल आपको दिखाई देगा, और गोल दिखाई देने की वजह से इनका नाम क्या पड़ा है, गोलकर्मी भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, गोलकर्मी। ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर कि इनके अंदर एक और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, और वो क्या है, इनमें बहुकेंद्रकीय अधिचरम पाई जाती है। बहुकेंद्रकीय अधिचरम पाई जाती है, यानी कि इनकी जो अधिचरम होती है ऊपर वाली जो उपत्वचा जिसको अपन बोलते हैं उसके ऊपर, अधिचरम के ऊपर खूब सारे केंद्रक भी पाए जाते हैं, यानी बहुकेंद्रकीय टाइप की अधिचरम आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इनकी सतह पर चार अनुदैर्घ्य पेशियां पाई जाती है। इनकी सतह पर चार अनुदैर्घ्य पेशियां भी पाई जाती है। ये भी इसका एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। इसके बाद में अपन देखेंगे यहाँ पर इनकी जो आहार नाल होती है वो पूर्ण होती है, जबकि प्लेटीहेल्मिन्थेस में अपन ने देखा था कि उनकी जो आहार नाल होती है वो अपूर्ण प्रकार की होती है, लेकिन एस्केहेल्मिन्थेस की बात करें तो इनकी आहार नाल क्या होती है, पूर्ण होती है। आहार नाल क्या होगी, इसके अंदर पूर्ण आहार नाल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इनकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर उत्सर्जी अंग, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। अगर उत्सर्जी अंगों की बात करें अपन एस्केहेल्मिन्थेस में कौन से उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, तो यहाँ दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो प्रोटोनेफ्रिडिया, एक तो अपने पास में प्रोटोनेफ्रिडिया, या अपन इसको बोल सकते हैं रेनेट कोशिका। रेनेट कोशिकाएं भी अपन बोल सकते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया या रेनेट कोशिकाएं जो होती है वो कौन से संघ के प्राणी में आपको देखने को मिलेगी, एस्केहेल्मिन्थेस। जबकि प्लेटीहेल्मिन्थेस में अपन ने देखा था कि सोलेनोसोइड या ज्वाला कोशिकाएं या फ्लेम सेल्स जो है वो वहाँ पर उत्सर्जी अंगों का कार्य करती है, जबकि यहाँ पर उत्सर्जी अंगों का कार्य कौन करेगा, प्रोटोनेफ्रिडिया या अपन बोल सकते हैं रेनेट कोशिका। आगे अपन बात करेंगे कि सभी सदस्य जो होते हैं,
सभी सदस्य जो होते हैं वो कैसे होंगे, एक लिंगी। यानी इनके अंदर जो नर और मादा होती है वो दोनों अलग अलग होते हैं। और ख़ास बात ये है कि इनकी जो मादा होती है उसकी लंबाई ज़्यादा होती है, यानी वो बड़ी होती है, और जो नर होता है वो छोटा होता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है इसका कि मादा जो होती है, मादा बड़ी व नर छोटे आकार का होता है। मादा बड़ी व जो नर होता है वो छोटे आकार का आपको देखने को मिलता है। तो ये इसके कुछ खास कैरेक्टर हैं। इसके अलावा अपन देख रहे हैं कि इनके अंदर जो निषेचन होता है वो कैसा होगा। निषेचन होता है इनके अंदर आंतरिक। बात करें इनके डेवलपमेंट की या फिर इनके विकास की या परिवर्धन की बात करें तो परिवर्धन होता है इनके अंदर अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मतलब है कि इनके अंदर लार्वा अवस्था है वो आपको क्लियरली दिखाई देती है। जो परिवर्तन होगा वो अप्रत्यक्ष आपको देखने को मिलेगा। फिर अपन बात करें इनके उदाहरण। उदाहरण अपने पास में है सबसे पहले एस्केरिस। सबसे पहला उदाहरण है अपने पास में एस्केरिस, और एस्केरिस को अपन बोलते हैं गोलकृमि। एस्केरिस को अपन क्या बोलते हैं, गोलकृमि। सेकंड उदाहरण की बात करें तो वो है अपने पास में वुचेरिया। वुचेरेरिया, ब्रेनक्रोफ्टाई। वुचेरेरिया ब्रेनक्रोफ्टाई अपन इसको बोलते हैं, और इसका एक सामान्य नाम है फाइलेरिया कृमि। इसको अपन बोलते हैं फाइलेरिया कृमि। और देखो ये जो फाइलेरिया कृमि है ये करता है एक रोग, और उस रोग का नाम है हाथी पांव रोग। कौन सा रोग करता है ये, वुचेरेरिया ब्रेनक्रोफ्टाई, ये अपन बोल सकते हैं फाइलेरिया कृमि एक रोग करता है। वो रोग का नाम क्या है यहाँ पर, हाथी पांव रोग। हाथी पांव रोग में क्या होता है कि जो पैर होते हैं वो हाथी के पैर के जितने जितने मोटे हो जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मोटे पैर हैं वो दिखाई देते हैं, इसलिए अपन इस रोग का नाम क्या देते हैं, हाथी पांव रोग भी देते हैं, या अपन इसको बोल सकते हैं एलिफेंटेसियस। एलिफेंटेसियस भी इसको अपन बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल अपन देख सकते हैं। देखो एक तो एस्केरिस हो गया, दूसरा वुचेरेरिया हो गया, और तीसरा अपने पास में है एनकाइलोस्टोमा। एनकाइलोस्टोमा भी एस्के हेलमिंथेस का ही एक प्राणी है जिसको अपन बोल सकते हैं अंकुशकर्मी, या अपन इसका दूसरा नाम दे सकते हैं यहाँ पर हुकवर्म। अंकुशकर्मी या अपन बोल सकते हैं हुकवर्म। ओके, तो ये 4 एग्जाम्पल है जो कि याद रखने हैं। इसके अंदर ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन वुचेरेरिया ब्रेनक्रोफ्टाई ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखनी है। एस्केरिस अच्छे से याद रखना है। ब्रेनक्रोफ्टाई यानी वुचेरेरिया ब्रेनक्रोफ्टाई, या दूसरा नाम भी आ सकता है फाइलेरिया कर्मी। कौन सा रोग करेगा, हाथी पांव रोग। इसका दूसरा नाम होता है एलिफेंटेसियस। तो ये आपको याद रखना है। अब ये तो हो गए हैं इसके कुछ पादपों के अंदर ये कौन से रोग करते हैं वो भी अपन देखेंगे। एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं, ये भी अपन देखेंगे यहाँ पर। निमेटोड जनित पादप रोग। निमेटोड जनित पादप रोग।
निमेटोड जनित क्यों बोला है अपन ने, क्योंकि आपको पता है कि इसको, इस संघ को अपन बोलते हैं निमेटोहेल्मिंथेस भी बोलते हैं, और इस संघ के प्राणियों को अपन निमेटोड भी बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर अपन क्या लिख रहे हैं, निमेटोजनित या निमेटोड जनित पादप रोग कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अपने पास में मोल्ला रोग, और इसको कौन सा करेगा, हेटेरोडेरा एविनी। मोल्ला रोग होता है प्लांट के अंदर, और उसको कौन करेगा, कौन सा निमेटोड है जो इस रोग को करता है, मोल्ला रोग को। तो नाम क्या याद रखना आपको, हेटेरोडेरा एविनी, ये एक प्राणी है जो कि ये रोग करता है। दूसरा है अपने पास में बाली विलगन, दूसरा रोग है अपने पास में बाली विगलन रोग, और इसको कौन करता है, एग्विना ट्रिटिसी। एग्विना ट्रिटिसी नामक निमेटोड है जो कौन सा रोग करेगा, यहाँ पर बाली विगलन रोग भी करता है। और एक और है अपने पास में रूट नोट रोग, और इसको फैलाने वाला जो निमेटोड है इसका नाम है मेलाइडी काइनी। ये तीन रोग है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, निमेटोड जनित पादप रोग है कौन सा। तो आपको ये तीनों याद रखने हो, और उनको फैलाने वाले जो निमेटोड है इनके नाम भी आपको याद रखने हैं, मोल्ला रोग, बाली विलगन रोग, या अपन बोल सकते हैं रूट नोट रोग। मोल्ला रोग कौन करेगा, हेटेरोडेरा एविनी। बाली विगलन रोग कौन करेगा, एग्विना ट्रिटिसी। और रूट नोट रोग कौन करेगा, यहाँ पर मेलाइडी काइनी। ये हो गए हैं अपने पास निमेटोड जनित पादप रोग जो कि आपको यहाँ पर याद रखनी है। ओके, तो इसके साथ में अपना प्लेटी हेल्मिंथेस और एसके हेल्मिंथेस दो संघ है वो अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर ले हैं। आगे अपन करेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।